को तक। एक प्रॉब्लम करवा दिए थे। हाँ सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक और लिखना लिखना अ पार्टिकल p is at origin, a particle p is at origin moves in upward direction comma another particle q another particle q another particle q moves towards the origin move towards origin as shown in the figure. Find minimum separation between particles time taken to have minimum separation. डायग्राम दे रहा हूँ। हाँ, डायग्राम है 4 मीटर 3 मीटर इसका सेपरेशन है। ऐसा कुछ है, एक पार्टिकल यहाँ पे है P और एक पार्टिकल यहाँ पे है Q। ठीक है, इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो है 20 मीटर। ये जो P है ये ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ये जो Q है इधर की तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछ रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम कब होगा और मिनिमम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये जो दोनों पार्टिकल है P एंड Q ये मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो। वो हमें पता करना, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल में सेपरेशन मिनिमम कितना होगा वो हमें पता करना। ठीक है, लिख लियो। हाँ सर। चलो अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करना है ना, तो इसको अगर रिलेटिव मेथड से करोगे तो सिंपल होगा। रिलेटिव मेथड से करते हैं तो ये जो सवाल है ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो हमें करना क्या है, एक पहले तो एक चीज देखो कि क्या हो रहा है कि अगर बात करें नॉर्मल सिचुएशन का, मतलब अगर हम रिलेटिव मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये यहाँ था। तो अगर ये चलना शुरू करा, कुछ टाइम दोगे तो कुछ देर बाद ये यहाँ चला जाएगा। टाइम दिया, कुछ देर बाद ये कहाँ चला गया, मूव करके यहाँ चला गया। अगर अगेन इसको टाइम दोगे तो मूव करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा कुछ देर में, यहाँ पे मिलेगा तुमको। तो P पहले यहाँ था, अभी कहाँ चला गया, यहाँ।
क्यू पहले यहाँ था, अभी चला गया यहाँ, तो उस टाइम पे उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है ना। जैसे ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो हर पॉइंट में लेंथ मेजर कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या बताएगा, सेपरेशन बताएगा। हमें बताना है ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो मिनिमम कब होगा। सारी बात समझ में। तो इसको तुम नॉर्मल वे से भी कर सकते हो कि मान लो अगर इधर एक्स का मूवमेंट हुआ, इधर वाई का मूवमेंट हुआ, तो दिस विल बी कितना, ये होगा 20 माइनस वाई, ठीक है। और उस तरीके से हम उसको रिलेशन बना करके फिर डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा उससे नॉर्मल मेथड से भी। लेकिन हमें क्या करना है ना, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं रिलेटिव मेथड से, ठीक है ना, कि एक पार्टिकल जो है उसको देखे हम दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। क्योंकि अगर एक पार्टिकल पे बैठ जाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। तुमको चलता हुआ कौन दिखेगा, जिस पार्टिकल को तुम देख रहे हो। आ रही बात समझ में। तो अगर रिलेटिव मोशन का अप्रोच लगाओगे तो इसमें क्या होता है, ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा, मोशन ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी देखना चाहते हैं हम। क्यू का मोशन किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो अगर पी के रेस्पेक्ट, बोलो सर। सर कॉस इनवर्स 5/4 का वैल्यू कितना है? कॉस इनवर्स 5/4। 4। हाँ 5/4 तो कैसे हो सकता है यार, ये तो 1 से ज्यादा हो गया ना। 4/5 होना चाहिए, 5/4 नहीं हो सकता। उल्टा ये 1 से ज्यादा नहीं लेता ना ये वैल्यू। एक बार चेक करो, कुछ गलती हुआ होगा। अब देखो समझो क्या कर रहे हैं, पी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पी कहाँ चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। ये यही रुका रह गया, ठीक है। पी चला गया रेस्ट में, लेकिन अपनी जो वेलोसिटी थी, अपना जो स्पीड था, वो किसको देके जाएगा, वो देके जाएगा क्यू को। तो इसके पास पहले से एक स्पीड था, किधर की तरफ, इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। और क्यू जो ये पी जो है अपना स्पीड देगा इसको इधर की तरफ, कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। सारी बात समझ में, ठीक है ना। अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना, तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, इस लाइन के अलोंग। रिजल्टेंट जो होगा वो इधर की तरफ होगा। कितना उसकी वैल्यू होगी बता दो जल्दी से। 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये जो वैल्यू होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब तुमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, जो कि 5 है। अब देखो समझो क्या हो रहा है। मस्त चीज ये है ना कि अब ये पी रेस्ट पे चला गया है, और इसके रेस्पेक्ट में, इस पी के रेस्पेक्ट में क्यू का मोशन इस लाइन के अलोंग होगा। ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करा है ना, इसके अलोंग होगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी आदमी जो पी पे बैठ गया उसको पी रेस्ट पे दिखेगा, तो वो किसको देख रहा है, क्यू को देख रहा है। अब क्यू से हमने नेट वेलोसिटी निकाला। नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ये आ रहा है। ये तुम्हारा नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी ये पार्टिकल, ये जो क्यू है, इसके रेस्पेक्ट में इस लाइन पे मूवमेंट करेगा, ठीक है। और जब इस लाइन पे मूवमेंट करेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि जब इनके बीच का सेपरेशन जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और वो कब होगा, जब यहाँ पे तुम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। आ रही बात समझ में। मतलब अगर इस लाइन पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो आएगा वैल्यू, दिस विल बी डी मिनिमम। मतलब सेपरेशन सबसे मिनिमम कब होगा, यहाँ पे होगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर। ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या है, डीएम निकालना। अब डीएम निकालने के लिए अब ध्यान दोगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल है यहाँ पे, जो तुमको सब कुछ बता देगा। देखो कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एम। पी क्यू एम जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू एम कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये साइड तुमको पता है, दिस इज 20, ये 20 है तुम्हारा। ये तुमको निकालना है, दिस इज डी मिनिमम, जो तुम्हें सेपरेशन मिनिमम कब होगा वो निकालना है। और नेक्स्ट चीज क्या है, ये एंगल ध्यान से देखोगे तो तुमको पता है, दिस एंगल इज नोन। क्यों, क्योंकि ये एंगल तुम आराम से निकाल सकते हो। tan, अगर ये एंगल फाई है तो tan फाई विल बी कितना, tan फाई बोलो कितना होगा, tan pi is equal to 3/4। 3/4। 3/4, वेरी गुड। tan फाई कितना हो जाएगा, 3/4, या फिर इसको लिख सकते हो 3/4 होता है। तो फाई जो होगा इट विल बी 37 डिग्री। फाई, tan फाई अगर 3/4 है, तो इसका मतलब जो फाई है दैट इज
37 डिग्री, यानी ये एंगल तुम्हारे पास है 37 डिग्री। तो अगर ये एंगल पता है, ये साइड पता है, तो क्या तुम डी मिनिमम नहीं निकाल सकते हो? बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर। हाँ तो सर। डी मिनिमम कैसे निकलेगा? अगर यहाँ से देखोगे 26.00 26.666 आ रहा है। कैसे निकाले हो तुम? साइन 37 जो होगा इट विल बी डी मिनिमम बाई 20, यानी डी मिनिमम जो होगा इट विल बी 20 इंटू साइन 37 कितना होता है याद है? 3/7 3 बाई 5 से 3 बाई 5। यहाँ से सॉल्व करोगे इट विल बी 12 मीटर, यानी उनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कितना होगा? 12 मीटर होगा। नहीं समझ में आ रहा है बहुत लोगों को कि क्या चल रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। नॉर्मल मेथड बहुत ज्यादा स्टेप कंज्यूम करेगा। ये अगर समझ गए हो तो देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुमने ट्राइंगल में ही सब कुछ सॉल्व किया है आज। दरअसल तुम अगर फिजिक्स समझ गए हो तो तुमको खाली मैथमेटिक्स हल्का फुल्का सॉल्व करना। अब ये किसको नहीं आता है? ये ट्राइंगल सॉल्व करने हैं किसको नहीं आता है? जो 10th तक मैथ पढ़ा है आराम से कर लेगा ये, अलग मैथ की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो वही है, नॉर्मल मेथड से करोगे टाइम कंज्यूम करेगा, मे बी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, फिर इक्वेट करना है जीरो से, फिर वहां से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा, पुट करके कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन तुम समझ गए तो उससे और आसानी से हो जाता है। सर ठीक है? सर हाँ बोलो। हाँ वो बोलो, tan बोलो। phi 3/4 कैसे हुआ एक बार बता दीजिए। tan phi 3/4 कैसे हुआ? देखो इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 3 है, इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है इतना? ये 5 है तुम्हारा, ये एंगल 5 है। तो अगर इस ट्राइंगल में चलोगे, ये जो ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 3 है ना, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो वह यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है ये है तुम्हारा 4, ये है तुम्हारा 3 और ये है तुम्हारा 5 और ये 5 है। तो tan phi कितना होगा? ओके सर ठीक है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट काम क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट काम है तुम्हें क्या निकालना कि कितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में। पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो एक काम करो, तुम इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में तुम्हें वेलोसिटी पता है, v रिलेटिव पता है कि इस डायरेक्शन में कितना है? 5 है। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, अगर वो निकाल लो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी पता है। ठीक है ना? तो ये सेपरेशन अगर निकाल लोगे तो तुम टाइम भी आराम से निकाल लोगे, क्योंकि इधर तुम्हें वेलोसिटी का कंपोनेंट पता है, रिलेटिव वेलोसिटी इधर कितना है वो पता है। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में कितना टाइम लगेगा वो आराम से तुम निकाल सकते हो। कब? जब तुमको ये सेपरेशन पता हो। आ रही है समझ में बात? तो अगर तुम किसी तरीके से QM निकाल लो, QM अगर निकालते हो और उसमें V रिलेटिव से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टाइम पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल Q है वो कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, क्योंकि यहाँ जब पहुंच रहा है तो ये जो लेंथ है दिस इज डी मिनिमम। और सेकंड जो तुम्हारा सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वही पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको डी मिनिमम अचीव करने में। आ रही बात समझ में? तो cos 37 डिग्री इज इक्वल टू QM बाई 20 को निकल जाएगा। तो टाइम अगर निकालोगे T जो होगा इट विल बी QM बाई V रिलेटिव, है कि नहीं? टाइम जो होगा ये दूसरा पोर्शन है, दूसरे टाइप में टाइम जब निकालोगे तो इट विल बी QM बाई V रिलेटिव। और QM जो होगा, QM कितना होगा? QM होगा 20 cos 37 डिवाइडेड बाई V रिलेटिव कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू cos 37 है 4 बाई 5, so इट विल बी 16 बाई 5 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा मिनिमम सेपरेशन अचीव करने में। ठीक है? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? सर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें क्या हो ना कि सेपरेशन तुमसे पूछ रहा हो और ऐसा मोशन दिया हुआ कि पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं मिलते हैं तभी तुमसे मिनिमम सेपरेशन पूछेगा, क्योंकि अगर मिलेंगे तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, तो तुमसे पूछेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेंगे तभी तुमसे सवाल में पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रिलेटिव मोशन का अप्रोच लगाना है। एक पार्टिकल को कहाँ पहुंचा दो? रेस्ट पे पहुंचा दो। कैसे पहुंचाओगे? उस पे बैठ जाओ,
तो बैठोगे उस पे, उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले को मिल जाएगी, फिर वहां से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा जिस पार्टिकल को तुम देख रहे हो वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा। ये पाथ फॉलो करेगा पी के रेस्पेक्ट में। तो पी से मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन से अगर मिनिमम सेपरेशन निकालना है फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि दैट परपेंडिकुलर इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए लाइन एंड अ पॉइंट। वहां से ये सारी तुमने एक्सियम या थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में 10th क्लास में, ये सारी चीजें या जूनियर क्लासेस में होती है। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। अब इस अप्रोच से तुम सॉल्व करोगे, 2-3 स्टेप में ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो एक हाँ और करते सर। हैं, रिलेटिव मोशन का ही एक और प्रॉब्लम है, वो भी करते हैं, लिखना। टेस्ट में तो किसी किसी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, किसी किसी ने क्वेश्चन छोड़ा है कुछ कुछ। ऐसा क्यों हो गया? किसी किसी स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्यों, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? जैसे एक दो हाँ स्टूडेंट सर। का मैंने देखा, उसने बहुत सारे सवाल ही छोड़ दिए हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, शायद उसने 25 प्रॉब्लम करे हैं और 20 छोड़े हुए हैं। मैं फिजिक्स मतलब फिजिक्स वाले पोर्शन की बात करूं, मे भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी साथ तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि टाइम के चलते तुमने कुछ प्रॉब्लम छोड़ दिए हो। तो जिसको लग रहा है ना, जिसको लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो सारी चीज जब मॉड्यूल करोगे तो तुम वॉच ऑन करके करोगे, ठीक है ना। जिसका भी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का, वो अभी से जब प्रॉब्लम करेगा तो क्या करेगा, वॉच ऑन करके करेगा, टाइम देख देख करके करेगा, और कोशिश करेगा कि मैं कोई भी प्रॉब्लम 5 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगाऊं अभी इस बेसिस इस टाइम पे, ठीक है ना। और धीरे धीरे उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके फिजिक्स के लिए 2 मिनट तक जा सकते हो, 2 मिनट में प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छी चीज है। उससे कम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो डिपेंड करेगा तुम प्रैक्टिस कितना करते हो। तो जिसको भी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे भी करके सॉल्व तुमको करना है, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और, तुमको क्या करना है कि किस पोर्शन को, किस जो तुम्हारा बायो है या केमिस्ट्री या फिजिक्स है, उस किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, वो पहले ही डिसाइड करना होता है कि मैं बायोलॉजी पोर्शन को इतना टाइम दूंगा। अगर इतना देर में हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर जैसे केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री को इतना टाइम दूंगा, उतने में जितना सवाल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके का प्लानिंग करो, तब जा करके तुम जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो तुम्हारा ब्रेन है वो उस तरीके का डेवलप हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी से करते रहोगे, आराम से 1 साल में जब भी पेपर होगा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। सबके लिए, नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, सबके लिए लिखना। देयर इज ए लिफ्ट, देयर इज ए लिफ्ट which starts to accelerate और किसी किसी के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, बढ़िया, ऐसा ही मेंटेन रखो। There is a lift which starts to accelerate in upward direction with 5 meter per second square, full stop. A bolt situated at ceiling, a bolt situated at ceiling a bolt situated at ceiling gets detached after 2 seconds from the start of motion, from the start of motion. ठीक है। Find the time
फाइंड सर ये सर बोल्ट का मतलब क्या है? नट बोल्ट नहीं जानते आप? ओ अरे स्क्रू, जो बड़ा वाला स्क्रू होता है जिसको हाँ सर फ्लैट समझ से गए। टाइट करते हैं। स्टार्ट 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन, फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम टेकन, by bolt to hit the floor of lift time taken by bolt to hit the floor of lift if separation between roof and floor is कितना है 20 मीटर। सवाल लिख लो, एक बार पढ़ के समझो, फिर देखते हैं। हो गया, हटा दे इसको। बोलो जल्दी, हटा दे। हाँ सर। हाँ सर। चलो समझते हैं क्या हो रहा है। अगेन ये भी प्रॉब्लम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व होगा, लेकिन हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे कहाँ से? रिलेटिव मेथड से। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा समझना क्या हो रहा है। कह रहा है कि एक लिफ्ट था जो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है, रेस्ट से एक्सेलेरेट होना शुरू हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना शुरू कर रहा है। ठीक है ना, मोशन के स्टार्ट के 2 सेकेंड बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ था इधर पे, वो बोल्ट क्या हो रहा है? डीअटैच होके गिरने लगा। ठीक है ना, तो जब गिरेगा तो फ्लोर को आके हिट करेगा। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि कितने देर में आके हिट करेगा। तो होता क्या ना कि अगर इस पूरे फेनोमेना को तुम बाहर खड़ा होकर के देखोगे, लिफ्ट से बाहर खड़ा होकर के देखोगे ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बोल्ट नीचे आ रहा है। जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर ये नीचे है। तुमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई क्या करे, इस लिफ्ट में चला जाए, ठीक है ना, तो अगर लिफ्ट में चला जाएगा तो उसको किसका मोशन बस दिखेगा? बोल्ट का। अगर तुम लिफ्ट में खड़े हो, बोल्ट ऊपर से गिरा, तो क्या दिखेगा कि बोल्ट आकर के नीचे गिर गया। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस हाइट के बराबर होगा बस। तो हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिफ्ट में बैठ जाएंगे, लिफ्ट के रिलेटिव जो ये भी है, फ्रेम है जो भी, उसमें बैठ जाएंगे और इस बोल्ट का मोशन देखेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में मोशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बोल्ट यहाँ से आएगा, गिरेगा, और वो टाइम निकालना है तुमको। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो सर अब रूट तुमको एक ओवर 8/3 सेकेंड। कितना रूट ओवर 8 Root बाई 3 3 सेकेंड। वेरी गुड, सेकेंड। वेरी गुड। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में क्या हो रहा है कि मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी मूविंग बॉडी से डी अटैच होता है तो वो सेम स्पीड के साथ डी अटैच होता है। याद है तुमको? सेम वेलोसिटी के साथ डी अटैच होता है। ये हाँ मैंने सर। पहले केस में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी मूविंग बॉडी से डी अटैच होता है तो क्या होता है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक मस्त चीज ये है ना कि जब तुम यहाँ पे खड़ा रहोगे और इस बोल्ट को देखोगे,
तो बोल्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी जीरो। समझना क्यों? क्योंकि मान लो ये जो लिफ्ट है ये 2 सेकंड पे है, 2 सेकंड मोशन के स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद मान लो ये क्यू से चल रहा है ऊपर की तरफ, क्यू से ऊपर की तरफ जाएगा, उसी स्टैंड पे क्या होगा, बोल्ट टूटेगा और बोल्ट भी क्या होगा, ऊपर की तरफ यू से जाने लगेगा। ठीक है ना? अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बोल्ट तो नीचे गिर रहा है। नहीं, मैंने बोला था कि जब टूटता है कोई भी चीज तो उसकी वेलोसिटी ले लेता है उस इंस्टेंट पे। तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बोल्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है यू वेलोसिटी से। ठीक है ना? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो होगा क्या कि जब तुम यू रिलेटिव निकालोगे, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ये तुमको एक चीज पता चल गया कि अगर तुम यहाँ पे बैठ जाओ और इसको देखोगे तो जिस इंस्टेंट पे वो ब्रेक होगा, जिस इंस्टेंट पे टूटेगा, उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी जीरो। क्लियर है? अब बात करते हैं ये कितने से एक्सेलरेट होगा, कितने से एक्सेलरेट होगा। समझा? टूटने के बाद जो भी तुम्हारा बोल्ट है ना उसका फ्री फॉल स्टार्ट होगा। क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो टूटने के बाद क्या हो रहा है, ये जो बोल्ट है मान लो यहाँ पे है, इसका एक्सेलेरेशन होगा नीचे की तरफ जी से। आ रही बात समझ में? कितना होगा, इस बोल्ट का नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा जी से। लेकिन तुम चूंकि कहाँ से देख रहे हो, तुम देख रहे हो इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि खुद एक्सेलेरेट कर रहा है किधर, ऊपर की तरफ। तो अगर तुम ए रिलेटिव देखोगे, ध्यान देना, ए रिलेटिव विल बी जी, और ये खुद कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये रिवर्स होकर के इसमें ऐड हो जाएगा। इट मींस इट विल बी g+5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर है? जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी g+5, क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और इसी में अगर बैठ गए तुम तो ये एक्सेलरेशन किसको मिल जाएगा, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा बोल्ट को। और बोल्ट जी से एक्सेलरेट कर रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इट विल बी g+5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये समझने में और ये समझने में कोई दिक्कत है? सर हाँ बोलो। सर वो ए रिलेटिव g-5 हुआ, बट लिफ्ट भी तो जी से नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना। कहाँ लिफ्ट कर रहा पे है? भी सवाल में लिखा, लिफ्ट पे सवाल में भी लिफ्ट सवाल में लिखा हुआ है लिफ्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5। हाँ सर। लिफ्ट फ्री फॉल कहाँ कर रहा है, लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ। ओ ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें फ्री फॉल के जी नहीं काम करेगा। अरे ऊपर की तरफ जा रहा है यानी नेट फोर्स उसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, धागा वो रस्सी बांध के खींचते हैं ना लिफ्ट को। हाँ हाँ। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके चलते वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ए से। यानी जो टेंशन है ना रस्सी का, वो उस जी को काउंटर करके एक ऐसा फोर्स लगाया है ताकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगे। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तुम उसको कैसे बोल सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर है? नहीं है ना। जी के बराबर कब होता है, जब बॉडी पे वही एक फोर्स लगे ग्रेविटेशन फोर्स के चलते, तो वो नीचे आएगा। अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उस पर लग रहा था, जैसे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आगे पढ़ेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगता है mg। तो अगर बस यही एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, mg ही बस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है g के। लेकिन और भी बहुत सारे फोर्सेस लगने लगे, जैसे ये लिफ्ट है तो ऊपर की तरफ रस्सी बंदी होगी, टेंशन T लगेगा। तो अगर टेंशन T इज ग्रेटर देन mg, अगर टेंशन T mg से बड़ा हो जाए तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो लिफ्ट फ्री हाँ। फॉल में नहीं है, फ्री फॉल में कौन है, फ्री फॉल में बोल्ट है। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इसमें कोई बैठ गया, यहाँ से कोई बैठ के देखेगा, तो ये जो बोल्ट है ना, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी पहले से इसके पास था, ये अपना 5 इसको दे देगा। तो इट विल बी ए रिलेटिव दैट विल बी g+5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो बोल्ट है ये यहां से चल के यहां तक आकर के हिट करेगा। ठीक है ना। बोल्ट क्या है, यहां से चलेगा, यहाँ के गिर जाएगा।
तो इसके रेस्पेक्ट में इस बोल्ट का मोशन कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? और 20 मीटर। 20 20 मीटर, 20 यानी जो मीटर। तुम्हारा एस रिलेटिव है, एस रिलेटिव कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। और हमने बोला था कि जहां मोशन स्टार्ट होता है वहीं पे ओरिजिन रख लो, यहीं पे क्या कर लेंगे, ओरिजिन रख लेंगे। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन रख रहे हो तो जो भी बोल्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ 20 मीटर से एक्सेलरेट हो गया, सॉरी 20 मीटर से डिस्प्लेस हो गया। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव मान लिया तो क्या पॉजिटिव अभी कुछ नहीं माना है, अभी मैंने बस साइन दिखा दिया है कि किधर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ना तो पॉजिटिव माना है ना तो नेगेटिव माना है। कहा मैंने कुछ लिखा हुआ है क्या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ तुम्हारे हाथ में है यार, तुम नीचे वाले को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले को नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नीचे वाले को नेगेटिव माने हुए तो ए रिलेटिव भी नेगेटिव होगा, एस रिलेटिव भी नेगेटिव होगा। मैंने अभी बस सिंबल दिखाया है ना, नहीं माना है कुछ कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मर्जी, नीचे पॉजिटिव लो नीचे नेगेटिव लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आ रही बात समझ में? ये चीज समझ में नहीं आया कि नहीं कि एस रिलेटिव अगर यहाँ पे बैठोगे तो ये पार्टिकल किधर की डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की तरफ। तो ये इनिशियल ये फाइनल, एरो किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब तुम इसको कैसे भी सॉल्व करो, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ऐसा कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो नीचे वाला है, नीचे का डायरेक्शन है, इसको मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो अगर नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -20, ठीक है। ये कितना होगा 0 प्लस हाफ, ये जो वैल्यू है मैं जी का वैल्यू 10 लेकर के चल रहा हूँ, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। और क्योंकि नीचे डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है तो इट विल बी -15 टी स्क्वायर, ठीक है। जल्दी बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो जल्दी, है कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइनस माइनस तो चला जाएगा और 2 इधर जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल रूट ओवर 8/3 सेकंड। समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इसको रिलेटिव से, कभी कभी जो रिलेटिव का अप्रोच है ना वो बहुत ही चीजों को सिंपल कर देता है। जैसे इसमें सिंपल करा, इसको नॉर्मल से करोगे फिर बेहोश होकर के फ्लोर पे मिलोगे, ठीक है। तो रिलेटिव का अप्रोच है वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत बार जो क्वेश्चन है उसको वो चुटकी में हेल्प सॉल्व कर सकता है। हटा दे इसको। नेक्स्ट विल डिस्कस रिवर प्रॉब्लम। रिवर के केस में भी हमें रिलेटिव मोशन का जरूरत पड़ता है, तो समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो रहा है, ये एक तुम्हारा रिवर है और इसका जो वाटर है वो भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। रिवर है ये, जिसका विड्थ भी दे सकते हो, विड्थ कितना है बी है, एक बी विड्थ का रिवर है जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से इधर चल रहा है। तो ये जो वेलोसिटी होगा ना, समझना ये जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ नोटेशन का बहुत ज्यादा मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये भी जो रिवर करंट है ना, रिवर करंट का जो वेलोसिटी है हम किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब बात करते हैं, अब एक स्विमर है, ठीक है, स्विमर भी हो सकता है या बोट भी हो सकता है। तो एक स्विमर है, वो इसमें स्विम कर रहा है, उसको क्या करना है, नदी पार करनी है, तो स्विम कर रहा है। देखो होता क्या है ना कि जैसे अब जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होती है। समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा बच्चों को। जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर कोई वाटर में चल रहा है ना, तो वाटर में चलेगा तो वो अपनी जो स्पीड देखेगा वो वाटर के रेस्पेक्ट में देखेगा। आ रही बात समझ में? जैसे तुम ग्राउंड पे चल रहे हो
तो तुमको क्या दिखेगा, ग्राउंड पीछे जाते हुए दिखेगा। तो जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होगी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुम वाटर पे चल रहे हो तो उस इंस्टेंट पे अपने आप को देखोगे तो वाटर पे जा रहा होगा, तुम्हारी जो स्पीड डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आ रही बात समझ में, या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक टर्म दिया रहता है यू, और दिस यू इज स्पीड ऑफ स्विमर। ध्यान से देना, स्पीड ऑफ स्विमर, या बोट भी हो सकता है, और बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर रिवर। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो ज्यादातर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको यू को मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होता, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये होता है स्पीड ऑफ स्विमर या बोट किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट, क्योंकि बॉडी चल कहाँ रहा था, वाटर के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिख सकते हो या वाटर लिख सकते हो। इट विल बी हाउ मच, इट विल बी यू। सर यहाँ हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका ध्यान रखो। हाँ बोलो। सर ये सर रिवर का रिस्पेक्ट में मतलब वो जब रिवर फ्लो कर रहा है वो फ्लो रिवर के रिस्पेक्ट में, या सर स्टिल वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिख लो स्टिल वाटर और रिवर। जब रुका हुआ है पानी, नहीं चल रहा है, उस केस का। और ये तुम्हारा क्या है, स्पीड ऑफ रिवर करंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर का जो स्पीड दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। स्विमर का जो स्पीड दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो इसका थोड़ा सा समझ कर रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं, अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का, या फिर मोशन एट एन एंगल का। स्ट्रीम से मोशन किसी एंगल पे हो रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम हमें टैकल करने होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। पहला सिचुएशन, अप स्ट्रीम मोशन। अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो स्विमर है ना वो रिवर करंट के अपोजिट में चल रहा है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा स्विमर है वो जो भी रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर is in opposite direction of river current। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। मतलब ये है क्योंकि ये तुम्हारा रिवर है, अगर रिवर इधर की तरफ बह रहा है भी वेलोसिटी से, तो इसमें जो स्विमर है ना वो किधर की तरफ चल रहा है, इधर चल रहा है, और उसका स्पीड कितना है, यू है, दैट इज इन स्टिल वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा होगा, कहाँ खड़ा होगा, ग्राउंड पे, तो उसको क्या दिखेगा, कोई भी आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या दिखेगा उसको। देखो ये तुम्हारा स्पीड है किसका, रिवर का, ये किसका स्पीड है, मैन का, इन स्टिल वाटर। अगर ये नहीं होता, समझो ये चीज नहीं होता, वो वी वेलोसिटी से नहीं चल रहा होता, तो क्या होता ना कि जो स्पीड इसका रिवर के रेस्पेक्ट में वही स्पीड ग्राउंड के भी रेस्पेक्ट में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ये स्टिल वाटर होता, नदी की जगह कोई तालाब होता, तो तालाब में अगर किसी आदमी को देख रहे हो, तालाब स्टिल है, तो अगर उसका स्पीड यू है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वही स्पीड ग्राउंड के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब करंट हो, रिवर करंट हो, जैसे ये वी से चल रहा है। अब इस केस में जो तुमको एक्चुअल वेलोसिटी है ना वो यू नहीं दिखेगी, कुछ और दिखेगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं,
डायग्राम से भी देख के तुम डायरेक्टली बता सकते हो। हमारे पास जो मैथमेटिकल minus फॉर्मूला v। था, हाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला था, वो थोड़ा समझ लो। हमें निकालना क्या है समझना। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? होता है ना ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ सर। स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है ना, यहाँ पे तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये चीज इधर ले जाओगे तो ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो ये जो चीज है ये तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ, बताओ, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक को अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मतलब जब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो साइन का भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है इधर की तरफ हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है इधर की तरफ हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूं तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो वेलोसिटी हाँ। ऑफ, देखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, u है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, v है। तो माइनस v, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आ रही बात समझ में? और अगर ये तुमने कैलकुलेट करा, ध्यान से सुन लो, अगर ये तुमने कैलकुलेट करा और ये पॉजिटिव आया, यहाँ से अगर तुमने वैल्यू कैलकुलेट करा ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि स्विमर का जो मोशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को तुमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। अगर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का क्या मतलब है, भी ज्यादा है, ठीक है ना? भी अगर ज्यादा है तो स्विमर का जो एक्चुअल मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो किधर की तरफ होगा, इन द रिवर डायरेक्शन की ऑफ तरफ। करंट, रिवर करंट। तो जो भी मोशन होगा वो इधर की तरफ हो रहा है, यानी वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो इधर की तरफ है। और इधर का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ आ जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया, ये भी और ये बराबर हो गया, यानी ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है? तो यहाँ से कोई खड़ा होकर के देखेगा ना तो उसको क्या दिखेगा, जीरो पे स्विमर है वो कहीं जा ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे हाथ पैर मार रहा है। एक्चुअली में अगर स्विमर को क्या लग रहा है कि वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हाथ पैर मार रहा है, वो 20 यू स्पीड से चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि उसी स्पीड से वाटर भी उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जितना वो चल रहा है उतना उसको काउंटर कर दे रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वही पे रेस्ट में ही दिखेगा। क्लियर है? तो ये किसका कंडीशन है, अप स्ट्रीम का कंडीशन है। अप स्ट्रीम मोशन में दो तरीके का मोशन हो सकता है, या तो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, वो कब होगा, व्हेन u इज ग्रेटर देन v। या फिर जो मोशन है वो वाटर के डायरेक्शन में हो सकता है, यानी जो भी तुम्हारा स्विमर है वो फ्लो कर सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, और इस केस में ये ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा, u कम होगा। क्लियर है? अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, ठीक है? ये किधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है यू से, और ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर? अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो अगर इसको ऐड हो नेगेटिव जाएगा। लोगे तो ये भी नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लोगे तो ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, u प्लस v। जब भी डाउन स्ट्रीम मोशन होता है तो रिवर करंट जो होता है वो स्विमर या बोट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें ना बचपन में पढ़े हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में पढ़ा होगा तुमने कि एक स्विमर है वो उल्टी दिशा में चल रहा है, एक स्विमर है
जो पानी की दिशा में चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना टाइम, ये सारी चीजें करे हो, ये कॉमन है। हमें क्या समझना है ना, हमें समझना है अगर मोशन एक एंगल पे हो रहा हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा मोशन है वो किस पे हो रहा है, एक एंगल पे हो रहा है। तो अगर मोशन एंगल पे हो रहा है तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वो कितना होगा, वो हमें समझना है। तो लिख ला नेक्स्ट, थर्ड, स्विमर स्विमिंग एट थर्ड है स्विमर स्विमिंग एट some angle to the river current. रिवर करंट से किसी एंगल पे मोशन कर रहा है। जीरो और 180 को छोड़ करके कोई भी एंगल हो सकता है, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 और 180 हमने पिछले केस में डिस्कस कर लिया, 2 केस में। अभी हमें डिस्कस क्या करना है, अगर उन दोनों को छोड़ करके कोई और एंगल पॉसिबल है, जैसे ये तुम्हारा रिवर जिसका पानी मस्त इधर भी से चल रहा, एक इसमें स्विमर है जंप करा, लेकिन वो इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, यू से। आ रही बात समझ में? तो इस बार देखोगे तो यू और भी में कुछ ना कुछ एंगल है, दैट इज नॉट 0 और नॉट 180 डिग्री। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमने अभी जस्ट देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ, समझना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ, बोलो, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने देखा है ना। तो हमें क्या करना है, देखो इन दोनों के सम से, इन दोनों का सम्मिशन जो होगा, ये दोनों का सम से क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और वेक्टर एडिशन करने का मैंने तरीका बताया कि इसको 2 तरीके से ऐड कर सकते हो, या तो ट्राइंगल लो या फिर पैरेललोग्राम लो। इसको और इसको ऐड करने से ना, इन दोनों का ऐड करने से, देखो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो इसको और इसको जब ऐड करोगे देन विल गेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और 2 वेक्टर को ऐड करने का मैंने तरीका बताया था कि किसी एक वेक्टर को उठा करके इसके टेल पे ला करके रखो, तो मैंने यहाँ पे भी को प्लेस करा, इसको ला करके यहाँ पे रख दिया ऐसे, ये तुम्हारा यू हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अगर टेल पे ला के रखे हो, यानी तुम फॉलो कर रहे हो पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम बनाओ, जो ये जो डायगोनल है, होगा वही रिजल्ट है। दिस डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ पे यू और वी में कुछ एंगल था, दैट एंगल में बी कंसीडर्ड एट थीटा, ठीक है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, ये स्विमर का है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट मे बी एट एन एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू रिवर करंट। आ रही बात समझ में? ये दोनों चीज ऐड क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला से। देखो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये क्या बोल रहा है, इसका और इसके समीशन से क्या मिलेगा तुमको, ये मिलेगा। तो यू और वी को ला करके अगर टेल पे रखते हैं, दोनों का टेल मैच कराते हैं, तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम फॉलो करते हैं। तो पैरेललोग्राम फॉलो करोगे तो ये VSG देगा तुमको, ये एंगल थीटा, जो इनके दोनों बीच का एंगल, मतलब जो भी तुम्हारा स्विमर था वो कितने एंगल पे जंप कर रहा है रिवर के साथ, थीटा एंगल पे जंप कर रहा है, तो थीटा एंगल पे जंप कर रहा है, वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना? तो अगर देखो स्विमर अपने अपने मन से कितना चल रहा है, थीटा एंगल पे चल रहा है। स्विमर अपने मन में क्या सोच रहा है कि मैं रिवर में कितने एंगल पे चल रहा हूँ, थीटा एंगल पे चल रहा हूँ। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है उसको क्या दिख रहा है, वो थीटा पे चल रहा है या फाई पे चल रहा है, 5 पे। फाई पे चल रहा है। जो भी आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर के देखेगा उसको ये नहीं दिखेगा, उसको ये इधर की तरफ कहीं जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस पाथ को फॉलो करेगा, ना कि इस पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यही पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे यू में, ज्यादा बच्चे यू में कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो यू है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देता है, रिवर के रिस्पेक्ट में देता है, क्योंकि बॉडी जो है या स्विमर या बोट कहाँ चल रहा है, रिवर में चल रहा है, ठीक है।
अब इसमें होता क्या है कि 2-3 कंडीशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें पता करना होता है कि अगर स्विमर एक किसी एंगल पे जंप कर रहा है तो कितने देर में इस बैंक से उस साइड चला जाएगा, या फिर उसी में हमें कंडीशन डेवलप करना होता है कि कब मिनिमम टाइम लगेगा, कब ड्रिफ्ट कम होगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, तो लिखना। लिखो। क्रॉसिंग रिवर फ्रॉम one bank to another, क्योंकि अभी एंगल पे चलना है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक पहुंच जाओगे जंप करोगे तो। मतलब हो क्या रहा है, ये एक रिवर है तुम्हारा, स्विमर यहाँ पे है, इसका जो विड्थ है वो b है, और ये कितने से चल रहा है, v वेलोसिटी चल रहा है, और स्विमर को पता है कि मैं u वेलोसिटी से, u स्पीड से इस वाटर में चल सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, कूद गया, बोला कि नदी पारी करना है, मुझे मेरा स्पीड पता है, रिवर का स्पीड है, तो कूद गया, बोला कि पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, तो कूदा ना, तो वो ऐसे कूदा कि उसको लग रहा था कि वो रिवर से इस डायरेक्शन में कूदा, उसको क्या लग रहा है कि मैं ऐसे कूदा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, इधर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन होगा क्या कि जब जो आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेगा, उसको वो इस लाइन पे नहीं जाते हुए देखेगा। आ रही बात समझ में? जो भी आदमी ग्राउंड पे बैठ के देखा ना, उसको ये पाथ नहीं दिखेगा, उसको कौन सा पाथ दिखेगा, जो दोनों के इसके और इसके कॉम्बिनेशन से आएगा वो दिखेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो देखो, अगर मान लो ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंगल पे जंप कर गया। अब ध्यान से देखना, ये जो अल्फा, ये किसके साथ का एंगल है, ये जो भी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, उसके साथ एंगल है, यानी रिवर करंट के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 प्लस अल्फा का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, रिवर के साथ देखोगे अगर दिस एंगल इज अल्फा, तो रिवर डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो दिस विल बी 90 प्लस अल्फा। क्लियर है? अब ये इधर इसके जो भी प्रॉब्लम होंगे ना, इसके आगे भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, रेन वर्सेस मैन, या फिर विंड वर्सेस, कभी कभी पूछ देता है विंड वर्सेस जो थी ये मैन है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, विंड वर्सेस रेन है, उसमें क्या करना होता है कि बस हमें ट्राइंगल से खेलना होता है। जो भी तुम्हारा वेलोसिटी का ट्राइंगल बनेगा ना, उसी ट्राइंगल में सब कुछ रहेगा। वेलोसिटी ट्राइंगल बोल लो या फिर उसको रेक्टेंगल बोल सकते हो, मतलब पैरेललोग्राम बोल सकते हो। सारी चीजें वहीं से डेराइव करनी होती है हमें, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इन सब का चाहिए, और जो उनके बीच का एंगल है वो चाहिए। उसके हेल्प से तुम कुछ भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें ट्राइंगल बनाना है, वेलोसिटी ट्राइंगल, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये तुम्हारा v है। ठीक, अब रिलेटिव निकालने के लिए हमें पता है कि इन दोनों के सम से क्या मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी मिलता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ट्राइंगल लॉ अगर फॉलो करोगे तो ये तुम्हारा u है, u किधर जा रहा था, इधर की तरफ, दिस इज योर u, ठीक है, और ये तुम्हारा v है, ये u, ये अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे ये वाला, तो दिस विल गिव व्हाट, ये तुमको क्या देगा, ये देगा रिजल्टेंट देगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देगा। हरी बात समझ में? अब कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन था जो मैंने यहाँ पे शो करा था, तो ये एंगल तुम्हारा कितना था, अल्फा था, ठीक है, और ये जो तुम्हारा एंगल है वो कितना है, मान लो दिस एंगल, कितने एंगल बन रहा है, एक बार ध्यान से देख के बताओ कितने एंगल बन रहा है, बोलो कितने ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। हाँ हाँ, दो 3 बड़ा, 3, दो छोटा, 2 एक छोटा बड़ा। एक बड़ा। सर देखो जो ग्राउंड के आदमी देखेगा, हाँ बोलो। सर वो ट्रायंगल सर थोड़ा हमको अजीब लग रहा है सर। तुमको अजीब लगने का क्या मतलब है? सर एक वेक्टर u जा रहा है, एक वेक्टर v जा रहा है सर, तो हेड हाँ। टू हेड तो नहीं मिला ना सर, हेड टू हेड, या फिर टेल ये टू, ट्रायंगल ऑफ एडिशन,
हाँ तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। हाँ तो उसमें सर हेड टू हेड मिलेगा तभी तो रिजल्टेंट सर आएगा ना। किसका हेड टू हेड? ट्रायंगल लॉ में होता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ए और बी को ऐड कर रहे हो, तो ए को ऐसे रखते हैं और बी को उठा करके इसके हेड पे रखते हैं। तो वही तो मैंने करा है, यू और बी को ऐड करा है तो यू के हेड पे उठा के बी को रख दिया। तो रिजल्टेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना सर। कैसे रिजल्टेंट अपोजिट? रिजल्टेंट क्या होता है समझो। तुम वेक्टर नहीं पढ़े हो क्या? वेक्टर पढ़े थे मेरे से? नहीं सर आपसे नहीं पढ़ा था सर। चलो आपका थोड़ा क्या क्या क्या? फिर से सर बताइए फिर से। दो वेक्टर का ऐड करना है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। इस पे एडिशन के दो तरीके होते हैं, पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक वेक्टर, तो ये पहले ट्रायंगल समझ लो। ट्रायंगल में क्या होता है, एक वेक्टर ये रखा हुआ है, दूसरे वेक्टर को उठा करके इसके हेड पे रख देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या तुम्हारे पास? टेल में जुड़ेगा। हाँ, बचा क्या तुम्हारे पास? टेल बचा। सुन लो यार, पहले बचा क्या तुम्हारे पास? टेल बचा और हेड बचा। तो यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, दिस वेक्टर विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और इसी का एक छोटा सा वही पार्ट होता है जिसको हम ये पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं समझना, हमें ऐड किससे किससे करना है? यू और वी को ऐड करना है। तो मैंने क्या करा था, यू को ला करके यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा यू है, ठीक है। और इसके हेड पे ला करके भी को ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा भी है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर आएगा? जो टेल और हेड बचा उसके बीच में। तीर का ये होता निशान है ऊपर की डायरेक्शन में होगा। किसका? तीर का डायरेक्शन सर ऊपर की डायरेक्शन में ना होगा सर। रिजल्टेंट सर यहाँ पे सर यू वेक्टर के टेल में जुड़ेगा ना। रिजल्टेंट वेक्टर यू के टेल में जुड़ता है, ऐसा किसने बोला? कहाँ पढ़ लिए हो? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो हेड बचा है ना उधर की तरफ होता है जब हम ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का जो सर फिगर दीजिए ना सर, फिगर वहाँ पे। किसका फिगर? किसका? अभी सर रिजल्टेंट आप दीजिए ना इसका सर, वेक्टर का। अरे वही तो बताए थे, वही तो, ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट है तुम्हारा। हाँ सर अब ठीक है सर। अरे तो पहले भी यही ड्रॉ करे थे। हमको लगा सर वो जो तीर का निशान है ना वो नीचे है सर, इसीलिए। अब पता नहीं तुमको कैसा लगा था। ये है, तो पहले भी यही ड्रॉ करे थे। अब देखो ये तुम्हारा जो है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इसी में मैंने बोला था ये एक ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है, और हमारे पास एंगल क्या था? ये जो एंगल था ये था अल्फा, और ये एंगल है, ये एंगल है फाइव, ये फाइव। अब हो क्या रहा है ना कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा उसको ना तो ये दिखेगा ना तो ये दिखेगा। कौन सा मोशन दिखेगा? कि जो भी स्विमर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ स्विमर यहाँ पे जा करके निकलेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। कोई यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको स्विमर का ये नहीं दिखेगा। कौन सा पाथ दिखेगा? ये वाला पाथ दिखेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। और यही एंगल को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ये एंगल है तुम्हारा फाई। क्लियर है? और ये जो इधर की तरफ पाथ हुआ ये किसके चलते हुआ? इस डायग्राम में अगर ड्रॉ करने का कोशिश करोगे तो दिस वाज योर भी, और ये जो तुम्हारा वेलोसिटी था इसी डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ट्रायंगल क्लियर है? इसको पैरेललोग्राम से भी फॉलो करोगे यही आएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये हो गया, टेल टेल को मैच करवा के ड्रॉ करते हैं। तो दोनों क्लियर होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम भी। ये पाथ फॉलो कर रहा है तो समझना, ये ए से इसको जाना कहा था, बी जाना था। एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना था, तो उसका मन क्या था? मैं ए से बी चला जाऊं, लेकिन कहाँ पहुंचा वो? सी पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा वो? सी पे पहुंचा। तो ये जो डिस्टेंस है ना बी सी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो वो ड्रिफ्ट हमें कैलकुलेट करना होता है। साथ ही साथ कितना टाइम लगा कवर करने में, कितना टाइम लगा उसको जंप करने में, वो भी कैलकुलेट करना होता है। आ रही बात समझ में? तो इस केस में तुमसे दो चीजें पूछेगा, या तो ड्रिफ्ट पूछेगा कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट ड्यूरिंग द मोशन, या फिर व्हाट इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। ये दो चीज पूछेगा, और ये दो चीजें हम किससे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, इसी के हेल्प से सारा चीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में?
बोलो। सर वो बी का सी का डिस्टेंस क्या क्या बोलते हैं आप, एक बार फिर ड्रिफ्ट से बोलिए ड्रिफ्ट ना। ड्रिफ्ट अभी लिखाएंगे, उसको लिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो लिखना लिखना टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन, अभी वो लिख लो फिर इसको मैं मिटाऊंगा। टाइम टेकन बाय स्विमर, टाइम टेकिंग बाय स्विमर, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। स्विमर को कितना टाइम लग रहा है रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। अब देखो जो टाइम होता है ना वो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें पता क्या है, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस, तुम्हें क्या पता है, ये डिस्टेंस पता है कि जो भी तुम्हारा रिवर है उसका वेट कितना है, बी है। तो अगर इस डायरेक्शन में तुमको वेलोसिटी पता चल जाए, इस डायरेक्शन में तुमको वेलोसिटी पता चल जाए तो तुम टाइम निकाल सकते हो, है कि हाँ नहीं। सर। हाँ सर। ये डिस्प्लेसमेंट तुमको सीधा सीधा दिख रहा है ना कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। अगर देखोगे तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट बी। वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोनों के बीच का। तो इस डायरेक्शन ये तुमको पता है, तो इस डायरेक्शन में अगर तुम वेलोसिटी पता कर लो तो उधर का टाइम आ जाएगा। तो जो क्रॉसिंग टाइम होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो कैसे निकाल दे, उसको टीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टीसी को हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, है कि नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ। विड्थ कितना है और कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कौन सा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है किसके, रिवर करंट के। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ना बहुत ही सिंपल है ये, टीसी होगा विड्थ कितना। और अगर स्विमर का एक कंपोनेंट देखोगे, यहाँ से कितने कंपोनेंट आएंगे स्विमर के, दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये जो स्विमर है इसकी स्पीड कितनी है, क्यू है, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे जंप करा है। दो स्पीड आएगा इसका, एक क्यू कॉस अल्फा और इधर एक क्यू साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको हेल्प नहीं करेगा रिवर क्रॉस करने में। कौन सा हेल्प करेगा, यू कॉस। क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कॉस अल्फा, दिस इज योर टाइम टेकन। क्या लिखा है आपने सर, सीसी इज इक्वल टू वाइड ऑफ द रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, ठीक है। क्योंकि इसी के चलते, इसी कंपोनेंट के चलते रिवर को क्रॉस कर पाएगा वो, ठीक है। जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी इंपॉर्टेंस है लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में। समझ में आया, ये टाइम टेकन जो आ रहा है वो समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। आ गया ना, ठीक है। अब लिखेंगे ड्रिफ्ट। पहले समझ लो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। इसको लिख भी देना बीसी ताकि तुमको डायग्राम में समझ में आए। तो वो जो भी मैंने ड्रॉ करा था ये तुम्हारा बी था। आर्टिकल कहाँ पहुंचा था, ये जो भी तुम्हारा सुनना था वो कहाँ पहुंचा था, यहाँ पहुंचना था। ए से चला था, उसका मन था बी पहुंचने का, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, सी पे पहुंचा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर करा ना, ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। सारी बात समझ में, मतलब ड्रिफ्ट एक्चुअली है का जहाँ पे पहुंचा और जहाँ पे पहुंचना चाहता था वीडियो पॉज उसके हो गया बीच का सर। सेपरेशन। मेरा वीडियो पॉज हो गया, ऐसा क्यों, सबके लिए पॉज हो गया, चल तो रहा है यार मेरे में। नहीं सर, पॉज हमारा हो तो गया चल था। रहा है। हो गया था सर पॉज। हाँ अभी ठीक है। हाँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ड्रिफ्ट एक्चुअली है क्या, ड्रिफ्ट है कि जहाँ पे पहुंचा
और जहाँ पे पहुंचना चाहता था उसके बीच का सेपरेशन, ठीक है ना। तो पहुंचा कहाँ पे, सी पे, पहुंचना कहा था बी पे, तो इसके बीच का जो सेपरेशन है जिसको मैं बीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज ड्रिफ्ट। तो अब देखना ये जो ड्रिफ्ट है ना ये निकलता कैसे है। देखो अगर ध्यान दोगे तो इधर के तरफ जो तुम्हारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है अगर वो कैलकुलेट कर लो, इधर की तरफ जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कर लो और जो टाइम टेकन बाय क्रॉस द रिवर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये डी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ड्रिफ्ट कितने देर में हो रहा है, जितनी देर में स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा है उतना ही देर में हो रहा है कि नहीं। जो टाइम है अब तुम निकाल चुके हो कि टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, तो हम उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। क्यों, ये ड्रिफ्ट कितने देर में हो रहा है, जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है ना उसी टाइम में ये वाला ड्रिफ्ट हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो अगर किसी तरीके से इस कंपोनेंट इधर की तरफ तुमको वेलोसिटी पता चल जाए कि इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, तो तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में, बोलो। हाँ सर। कोई है जिसको ये नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये भी समझना इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। कोई बता सकता है कितना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट? v minus u sin alpha। v minus u sin थीटा। वेरी गुड। कितना है v माइनस, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो रिवर किधर चल रहा था, v से चल रहा था इधर की तरफ। और हमने देखा था कि जो भी तुम्हारा स्विमर है उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या आया था, u sin थीटा आया था, u sin अल्फा आया था, क्योंकि एंगल अल्फा माने थे, ये v माने थे। तो अगर यहाँ से नेट वेलोसिटी देखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट कितना आएगा, इट विल बी माइनस u sin अल्फा। इसी के चलते ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, इसी के चलते ड्रिफ्ट हो रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ड्रिफ्ट नहीं होता। ये भी एक स्पेशल केस है जो हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए ताकि ड्रिफ्ट 0 हो जाए। जैसे ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाते हैं ना, ये दोनों वैल्यू जैसे ही बराबर हो जाते हैं, म्यूट कर लो, उधर से साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, ये ड्रिफ्ट दे देते, ये 0 कर देता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट कितना है, इट इज v माइनस u साइन अल्फा। ये तुम्हारा ड्रिफ्ट है, ठीक है, क्लियर है सर? सर वो सर ड्रिफ्ट क्या लिखा हो एक बार बता देंगे? ड्रिफ्ट क्या लिखा हुआ? हाँ सर, ड्रिफ्ट क्या लिखा वो एक बार बता देंगे? DRIFT। नहीं सर, उसके Spelling नीचे point, हाँ। ड्रिफ्ट के बारे में। ये ब्रैकेट में है। नहीं सर, ड्रिफ्ट के बारे में, ड्रिफ्ट क्या है वो जो लिखा है एक बार बता दे। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये चीज हाँ 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 ये हाँ। ड्रिफ्ट का डेफिनेशन नहीं है। अरे ये ड्रिफ्ट का डेफिनेशन नहीं है, ये बता रहे हैं कि जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो किधर की तरफ है, ड्रिफ्ट के डायरेक्शन में है, मतलब जो बीसी का डायरेक्शन में। ये ड्रिफ्ट का डेफिनेशन नहीं है। ड्रिफ्ट का डेफिनेशन बता चुके हैं कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन जहां पहुंचा और जहां पहुंचने वाला था उसके बीच का गैप। जिस पॉइंट पे पहुंचा और जहां पे पहुंचने वाला था, उसने जहां पहुंचना था सीधा सीधी, लेकिन वहां पे पहुंचा नहीं, कहाँ पहुंचा, सी पे पहुंचा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज ड्रिफ्ट। ये नीचे तुमको क्या लग रहा है, ये मैंने डेफिनेशन दिया है ड्रिफ्ट का, समझ रहे हो क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना तो बोलो। ऐसा कोई समझ ले क्या कि ये नीचे ऐसे ड्रिफ्ट का मैंने डेफिनेशन दे दिया? नहीं सर, वो सर थोड़ा देरी हो गया था तो सुन नहीं पाया वो। अच्छा ठीक है, चलो कोई ना। ड्रिफ्ट यहाँ लिखा हुई है, ये बीसी जो है ये ड्रिफ्ट है, डी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ये डी कैलकुलेट करना है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है वो पता करा, तो वो इतना है। टाइम जो है वो कितना था, टीसी हमने कैलकुलेट करा था। सो टी इज इक्वल टू v माइनस यू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टीसी। कितना होगा, यही तुमको ड्रिफ्ट देगा। और टीसी का जस्ट वैल्यू अगर याद देखा होगा तुमने, जस्ट हमने टीसी का वैल्यू कैलकुलेट करा है। कितना है टीसी? d by u cos alpha। d by u cos अल्फा। तो क्या हो जाएगा, d जो होगा इट विल बी d
साइन डिवाइडेड बाई बी कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एक चीज तुमको मिल जाएगा, इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो, तो यहाँ से मिलेगा तुमको v बाई यू कॉस अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू बी। ये तुम्हारा ड्रिफ्ट हो गया। तो ड्रिफ्ट कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? रिवर के विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, v पे, u पे और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। इन सारे चीजों पे ड्रिफ्ट डिपेंड करता है। सर बोर्ड है। सर थोड़ा ब्लर हो गया है। बोर्ड ब्लर हो गया, सबको ब्लर दिख रहा है? हाँ ब्लर सर। दिख रहा होगा तो फिर इंटरनेट में कुछ दिक्कत नहीं। आपका इंटरनेट थोड़ा कोई ना, कुछ देर में साफ हो जाएगा। एक सर मिनट, मैं दूसरा, हाँ वो रुको रुको, सर मैं दूसरा नेटवर्क से ट्राई करता हूँ। दिख रहा है या अभी भी वैसा ही है? दिख रहा है या अभी भी? सर वैसा ही है वैसा ही है। सर। वो थोड़ा पढ़ देंगे सर। कौन सा? ये वाला इधर? हाँ हाँ टी, ये वाला लिखा हुआ है टीसी इज इक्वल टू बी बाई यू कॉस अल्फा, ये चीज। और इधर लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू, वही टीसी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ सर, थोड़ा क्लियर है। अभी कुछ सारा ही कहा, अपने आप ही क्लियर हुआ। एक बार सर फ्लैट मोड में डाल के फिर से कीजिए। नहीं, दूसरा नेटवर्क ही कनेक्ट कर रहा हूँ। हुआ साफ या अभी भी वैसा ही है? आपका सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो ही रुक गया, पॉज हो गया या चल, ये कुछ नहीं दिख रहा है? आपका सर वो पिक्चर दिखाई दे रहा है पांडा का। हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। साफ हुआ?
लिखो, दिख रहा है तो लिख लो जल्दी से। लिख लियो, आगे बढ़े। हाँ सर। ये दो चीजें समझ में आ गई ना, ड्रिफ्ट क्या होता है और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होता है, और ये सर समझ में आ गया। ड्रिफ्ट क्या होता है सर, एक बार बोल दे। अरे यार ड्रिफ्ट मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, इतना परेशान क्यों हो ड्रिफ्ट के चलते हैं। नहीं सब सर, वो नहीं सर, वो सर बार बार रक्षा बांधने आता है तो गलती हो जाता है तो पहले ही बनवा लेते क्लास से पहले। देखो सर। देखो सुनो, ए से बी जाना था, ये अपोजिट पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन जो जो भी स्विमर है तुम्हारा, वो बी पे नहीं निकल रहा है, कहीं और निकल रहा है, इधर 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 भी कहीं निकल सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। तो जो डिस्टेंस है ना, जैसे मान लो यहाँ पे निकला, जाकर के यहाँ पे स्विमर निकल गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना बी और सी के बीच में, इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच में, निकलना कहा था अपोजिट एंड पे निकलना था, बी पे निकलना था, लेकिन वो बी पे नहीं निकला, कहाँ निकला, सी पे पहुंचा। तो सी पे पहुंचा, तो ये जो गैप है ना, दिस गैप बिटवीन डी एंड सी इज नोन एज ड्रिफ्ट। क्लियर ओके अब? सर। हाँ हाँ। अब कोई नहीं पूछेगा, अब जा करके वीडियो पढ़ा लूंगा, उसके बाद यूट्यूब पे जा करके देख ले। चलो अब यहाँ से दो कंडीशन हमें निकालना होता है। पहला कंडीशन है, को नोट में लिख सकते हो, कंडीशन, या हाँ ऐसे लिखो, कंडीशन फॉर वीडियो पॉज हो गया सर। सर वीडियो रुक गया। हमें क्या अभी डिस्कस करना है, हमें इसको 1 कर दो, कंडीशन टाइम टेकन। अभी हमने देखा कि जो टीसी है, टीसी कितने के बराबर सर है, आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें क्या सा पता करना है, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब टीसी जो है इसको मिनिमाइज करना है, टीसी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो टीसी इक्वल टू कितना है, बी बाई यू कॉस अल्फा। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो अब हाँ ये सर। मिनिमम कब होगा, रिवर का जो विड्थ है वो तो चेंज होगा नहीं, रिवर का जो विड्थ है वो तो चेंज नहीं होगा। अब चेंज, आवाज ब्रेक नहीं ना हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है यार इसमें, आज इंटरनेट में पता नहीं क्यों। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन कर सकते हो, अब बी तो अल्फा इक्वल टू 0। नीचे वाले को अगर हम मैक्सिमाइज कर दे, हाँ नीचे वाले को अगर मैक्सिमाइज कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। नीचे वाला मैक्सिमाइज कब होगा, व्हेन दिस cos अल्फा इज मैक्सिमम। cos अल्फा को अगर हम मैक्सिमम कर दे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो टी वैल्यू है मिनिमम ये होगा। छोटी हो जाएगी। और cos अल्फा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन अल्फा इज 0। ठीक है, अब समझना, अल्फा 0 कहने का मतलब है टीसी इज इक्वल टू टी मिनिमम व्हेन cos अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, टीसी जो होगा वो टी मिनिमम के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी बाई ई। ठीक है, और बी बाई यू, अब ये अचीव करने के लिए ना, जो स्विमर है उसको सोच समझ के जंप करना पड़ेगा। ये अचीव करने के लिए स्विमर को कैसे जंप करना पड़ेगा, स्विमर को जंप करना पड़ेगा इस तरीके से ताकि अल्फा जो हो वो कितना हो, 0। स्टेट लेवल में अल्फा कितना हो, 0। मतलब वो कैसे जंप करेगा, इधर की तरफ जंप करेगा ई वेलोसिटी से। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैसे जंप करा, इधर जंप कर गया, सीधा जंप करा ताकि अल्फा 0 हो जाए। और अगर ये कंडीशन में फॉलो कर रहा है, वो इधर से वो जंप कर रहा है, तो क्या होगा, इस केस में जो भी तुम्हारा टाइम होगा वो कम होगा। मिनिमम। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ
क्या इस कंडीशन में ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा? ये जो कंडीशन है इसमें नहीं ड्रिफ्ट सर। होगा कि ड्रिफ्ट नहीं होगा, सर जीरो नहीं होगा। होगा। नहीं पक्का होगा। ड्रिफ्ट, पक्का ड्रिफ्ट नहीं होगा। हाँ देखो ड्रिफ्ट होगा कि नहीं? ये यू, हाँ, विमल देखो पता ये कैसे तुम्हारा जाएगा? यू था, हाँ समझो, ये तुम्हारा यू था और ये तुम्हारा भी है। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव डायरेक्शन होगा ना मोशन का, वो ये होगा। वो जंप किधर करा? इधर की तरफ करा, क्योंकि इधर कंपोनेंट जब यू रखेगा और अल्फा जीरो होगा तभी जाकर के वो मिनिमम टाइम में कवर कर पाएगा। तो अल्फा को तो उसने जीरो कर दिया, लेकिन वो ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो अभी भी इस लाइन के अलोंग आएगी। क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो एरो है ये बताएगा साइन 90 डिग्री होगा सर। क्या 90 डिग्री होगा। साइन यदि सर साइन अल्फा जो होता है ना सर, वो अल्फा यदि 90 डिग्री हो जाए तब सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हाँ वो अभी डिस्कस करेंगे उसके लिए भी। तो इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा ना वो जरूर होगा यहाँ पे डीसी, जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा, ये लिख लिया ना, इसको मिटाएंगे। ये हाँ तुम्हारा सर। मिनिमम टाइम है। इन दिस केस ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट बहुत ही सिंपल है। इन दिस केस ड्रिफ्ट इज गिवन एज d इज इक्वल टू, देखना कितना होगा। अब समझो d जो होगा इट विल बी v इंटू टीसी, क्योंकि अब ड्रिफ्ट के डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी? रिवर का वेलोसिटी। क्योंकि u जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में या सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं है। तो फिर कौन सा बस कंपोनेंट होगा? v होगा, जो पहले हम लिख रहे थे ना, v माइनस यू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा, अल्फा कितना हो गया? जीरो हो गया, तो यू साइन अल्फा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए vc इंटू टीसी, और टीसी तुमने अभी कैलकुलेट कर रहा है, तो सो ड्रिफ्ट जो होगा d इट विल बी v बाई यू इंटू बी। क्लियर है या किसी को कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? कंडीशन क्या था? कंडीशन था हमें चाहिए था मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना। अब तो मिनिमम सर टाइम में जीरो रिवर डिग्री क्रॉस, से, सर 0 डिग्री से वो जंप करे तो भी ड्रिफ्ट होगा। हाँ ये बोल तो रहा है ड्रिफ्ट होगा। 0 डिग्री से जंप करेगा, 0 डिग्री से जंप करेगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो यहीं पे पहुंचेगा। 0 डिग्री से जंप करने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे पहुंचा। 0 डिग्री से जंप करने का मतलब है कि जो इनिशियल जो उसने मूवमेंट करा था ना, जो भी तुम्हारा स्विमर था वो परपेंडिकुलरली जंप करा था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वेलोसिटी, मैं अपनी खुद की वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर रखूंगा तो उस टाइम में जो टाइम मेरे द्वारा लिया जाएगा वो कम होगा। तो उसने वो सोच करके जंप करा, अल्फा को जीरो करके तो सर जंप मन करा। कर लेकिन रहा, बट रियलिटी में वो नहीं होगा। रियलिटी में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी है उसको वो इधर जाते हुए नहीं दिख रहा है, इधर जाते हुए नहीं दिख रहा है। किधर जाते हुए दिख रहा है? इधर जाते हुए दिख रहा है। जब निकलेगा तो यहाँ निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, ड्रिफ्ट होगा। लेकिन इस कंडीशन में जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी लीस्ट। अगर इस तरीके से सोच के उसने जंप करा है तो वो जो कंडीशन होगा उस टाइम में सबसे कम टाइम लगेगा, उस वो जो कंडीशन उसमें सबसे कम टाइम लगेगा ड्रिफ्ट होगा। कितने के बराबर? v बाई यू इंटू बी के बराबर। क्लियर है? हाँ सर। आ रही हो ना बात समझ में? किसी कोई सर ये कंफ्यूजन? टाइम सबसे कम लगेगा। हाँ ये जो टाइम होगा ये सबसे कम होगा। कब? जब ये इधर की सर तरफ इसमें ऐसे, कंडीशन ही तो होता जो वो डीप नहीं होगा जिसमें का टाइम तो सबसे कम लगेगा। ड्रिफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ना सर मैं बोल रहा हूँ एनी कंडीशन डीप नहीं होगा तो उसमें तो टाइम कम लगेगा। क्यों? वो तो सर सीधे पहुंच जाएगा। हाँ सीधे पहुंच जाएगा, सीधे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि टाइम कम लगेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? नहीं सर मैं मन से बन रहा हूँ। नहीं तो मन से बनाओगे तो नहीं होगा ना। तुमको भाई जो चीजें तुमको फील हो रही है ना, जरूरी नहीं कि वो चीजें हमने अभी तो बताया ना। टीसी मैंने आर्बिट्री लेके बता दिया, किसी भी एंगल पे जंप करके मैंने देखा था कि टीसी कितना होगा? बी बाई यू कॉस अल्फा होगा, है ना। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर किसी भी एंगल पे जंप कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला कितना होना चाहिए? बी बाई यू कॉस अल्फा होना चाहिए। तो हम यहाँ cos से अल्फा। सोचेंगे, ना कि हम अपने विजुअलाइजेशन से सोचेंगे।
मैथमेटिक्स तुमको बता रहा है ना कि ये टीसी कब मिनिमम होगा। तुम अपने विजुअलाइजेशन से समझ रहे हो कि मे बी अगर यहाँ से कूदे और यहाँ पे पहुंच जाए तो उस केस में टाइम टेकन 0 होगा, नहीं होगा 0, ठीक है ना। कब 0 होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, व्हेन cos अल्फा इज इक्वल टू 1, और cos अल्फा जब 1 होगा यानी अल्फा जब 0 होगा, और जब अल्फा 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिफ्ट 0 होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ड्रिफ्ट का मैंने निकाल के बताया हुआ। अब जब ड्रिफ्ट समझो, अब जब हम अभी अब अगला वाला टाइम देख रहे हैं, टाइम बचा होगा तो करेंगे, नहीं तो आगे। अब जो हमारा सिचुएशन है ना, हम कोशिश करेंगे ड्रिफ्ट को 0 करना। ड्रिफ्ट क्या करेंगे, 0 करके कोशिश करेंगे, और वहां पे देखेंगे कि टाइम जो टेकन, जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, उधर जो टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, क्या वो टाइम मिनिमम है या मैक्सिमम है, या क्या सिचुएशन है, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन बचा हुआ है, उस कंडीशन के बाद वो सारी डिस्कशन होगा। क्लियर है? तो तुम जो सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि वो होगा, वो हम किससे सेटिस्फाई करते हैं, वो प्रूफ करते हैं मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स यहाँ पे टीसी इज इक्वल टू बी बाई कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा मैक्सिमम होगा तभी जाकर के टीसी छोटा होगा, मिनिमम होगा, और कॉस अल्फा 1 मतलब अल्फा 0, यानी स्टार्टिंग में जब स्विमर जंप करेगा तो वो कितने एंगल पे जंप करेगा, वो या तो ऐसे बोल सकते हो करंट से 90 डिग्री पे जंप करेगा, या फिर जो वर्टिकल लाइन है उस पे 0 से जंप करेगा। वो केस जो है वो मिनिमम टाइम का है, और उस केस का ये ड्रिफ्ट है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। जब ड्रिफ्ट 0 होगा वहां का हम टाइम देखेंगे और बताएंगे तुमको मिनिमम है या मैक्सिमम है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।